नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में नेक्स्ट फैमिली है कैजुरनेसी, जिसका नामकरण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कॉमनली इसको शी ओक फैमिली कहते हैं। और अगर इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो किंगडम प्लांटी है और सब किंगडम ट्रैक्योबायोंटा है। सुपर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है जो कि सीड प्लांट है। और डिवीजन में मैग्नोलियोफाइटा है। फ्लावरिंग हो रही है इसमें, इसलिए इसमें ही जाएगा। क्लास मैग्नोलॉप्सिडा है जो कि डाइकोटिलीडनी को बिलोंग करेगा। और इसके अलावा सब क्लास हेमिलिडी है और ऑर्डर कैजुनरेल्स है, जबकि पहले इसको ऑर्डर फैबेल्स में रखा गया था। और जैसा पहले भी कहा था कि शी ओक फैमिली के नाम से ये जानी जाती है। तो यहाँ पर आप फिगर से ही देख रहे हैं कि ये फिगर लगभग जो है कुछ जिम्नोस्पर्म की तरह ही लगता है। और इस प्लांट का अपीयरेंस भी आप देखेंगे, फील्ड में भी आप देखेंगे और लीफ वगैरह भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कुछ पाइनस के आसपास का प्लांट है। तो बहुत से लोग इसको कंफ्यूज भी करते हैं इससे, पाइनस के प्लांट से। और कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसमें कैजुराइना का कौन सा प्लांट है और पाइनस का कौन सा प्लांट है, जब तक कि उसकी बारीकी उनको ना मालूम हो। तो क्योंकि करेक्टर बहुत से मिलते जुलते हैं जिम्नोस्पर्म से, तो एक जब भी इस तरह की कनेक्टिंग लिंक की बात होती है तो वहाँ पर भी ये फैमिली का जिक्र अक्सर लोग कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कोई बहुत बड़ी फैमिली इसको नहीं कहा जाएगा। 4 जनरा हैं और उसमें 96 स्पीशीज़ हैं। और जैसे आप ये यहाँ पर ये पिक देख रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि पाइनस के, बिल्कुल पाइनस का ही अपीयरेंस होता है। बस अगर ध्यान से देखेंगे तो पाइनस में, क्योंकि कोनिफेरल्स में आता है तो उसका जो कैनोपी है वो कॉनिकल होती है, जबकि यहाँ पर जो कैनोपी है वो एकदम से नीचे पेंडिंग टाइप की होती है। और इसको बहुत झूलता हुआ सा लगता है, इसलिए इस प्लांट को झाऊ का पेड़ भी कहते हैं। तो बहुत से पुराने लोग जो हैं वो इन प्लांट को झाऊ का दरख्त कहते हैं। तो आपके आसपास भी कभी लगा हो तो देख सकते हैं आप वहाँ पर भी। वाइड स्प्रेड होता है ये साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के रीजन्स में। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन है जिसमें कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन और अमेरिकन रीजन आते हैं, वहाँ पर ये प्लांट हमें देखने में मिल जाता है। प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें बेंथम ओकर ने से कोई ऑर्डर नहीं दिया था। एक यूनिसेक्स वेल्स में इसको माना था, लेकिन पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उसके बाद कंक्रिस्ट ने इसको कैजुरिनेल्स में डाला। उसके बाद तख्ताजान ने भी उन्हीं को फॉलो किया। और डेलग्रीन ने इसको कैजुरिनेल्स में डाला, थॉर्ने ने इसको ब्यूटीलेल्स में डाला। और अभी जैसे आपने देखा कि जो क्लासिफिकेशन बताया उसमें कैजुरेनेल्स है, तो जो टेक्सोनॉमी वाले लोग हैं उसे उसी में मानते हैं। लेकिन एपीजी की जब हम बात करते हैं तो वो इसके करेक्टरिस्टिक मॉलिकुलर बेसिस पे फैगेल्स में ले जाते हैं और इसको फैगेल्स में ही डाला हुआ है उन्होंने। सेलिएंट फीचर हम देखें तो यूजुअली ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्री होते हैं और इसमें स्टेम जॉइंटेड होते हैं, जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं जॉइंटेड स्टेम एपिड्रा है, उसकी तरह ही होते हैं इसमें। और कोनिफर की तरह लगभग लगता हुआ इनका अपीयरेंस होता है। लीव्स स्केल लाइक होती हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म में होती हैं वैसे ही होती हैं। और नोट्स पे ये वर्ल्ड बनाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन होता है, और जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे और सबटेंडेड बाय ब्रैक्ट, ब्रैक्ट इसमें नीचे लगे होते हैं। ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं। पेरियंथ एब्सेंट होता है। स्टेमन सिंगल होता है। कार्पल्स 2 होंगे और यूनाइटेड होते हैं। वो ओवरी सुपीरियर कंडीशन में पाई जाती है। फ्रूट इसमें समारा बनते हैं, जैसे फैगेल्स के और मेंबर में भी हमने समारा पढ़े हुए हैं। और या फिर एग्रीगेट बनाते हैं जो कि एक कोन की शक्ल ले लेते हैं, तो कोन कोन टाइप के बना लेते हैं। जैसे पाइनस में हमें मेल कोन और फीमेल कोन दिखते हैं, लगभग वैसे ही यहाँ पर भी ये दिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत अपीयरेंस में जो कोनिफेरल्स ऑर्डर है उसके आसपास चला जाता है, जो कि जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है। मेजर जनरा हम देखें तो एक कैजुराइना तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा जनरा है वो एलो कैजुराइना है, जिसमें 55 स्पीशीज़ हैं। और ये इसमें कोन जो बनते हैं ये थोड़े बड़े बड़े बनते हैं। और उनके मुकाबले में पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि ये पत्तियां सिर्फ नोट्स पे होंगी और बहुत माइन्यूट होती हैं। बाकी जो फोटोसिंथेटिस सिंथेटिस होनी होती है वो सारा काम इसमें स्टेम करते हैं, जो कि ग्रीन होते हैं। और जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है उसमें ब्रैक्ट ये कलरफुल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि फिली फिली फॉर्म होते हैं। तो इससे यही पहचान में आ जाता है, क्योंकि कैजुराइना भी इसी की तरह का सारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें जो ये ब्रैक्ट होते हैं ये कलर फुल नहीं होते।
और फिर दूसरा है कैजुराइना जिसमें 25 स्पीशीज़ हैं, और कैजुराइना का ये प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इसी तरह से एग्रीगेट कोनिकल शेप आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैक्ट हैं वो ऐसे कोई कोनिकल नहीं है, वो ब्रैक्ट भी ब्राउनिश होते हैं, तो इतनी आसानी से जैसे यहाँ पता चल रहे हैं यहाँ पर हमें पता नहीं चलते। फिर आता है प्लांट जिम्नोस्टोमा, क्योंकि अब जिम्नोस्पर्म से मिलता जुलता है तो इसको नाम ही दे दिया गया जिम्नोस्टोमा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके जो इन्फ्लोरेसेंस है और जो बाद में फ्रूट बनता है तो वो थोड़े बड़े बिल्कुल जो कोन होते हैं छोटे छोटे मेल कोन की टाइप का स्ट्रक्चर जैसे पाइनस में बनता है उसी तरह से इसमें बनाई बनता हुआ दिखता है, इसी वजह से इसका नाम भी जिम्नोस्टोमा पड़ा है। ये 14 स्पेशीज इसकी दुनिया भर में मिलती हैं। फिर है स्वेथोस्टोमा, इसमें भी आप ये जो इसका कैनोपी है वो लगभग कॉनिकल से होती दिखती है, पत्तियां भी इसमें इसी तरह की होती हैं, स्केल लीव्स होती हैं, स्टेम इसमें जो है जो ब्रांचेस होती है वही फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट वो जिम्नोस्पर्मस प्लांट की तरह ये भी प्रतीत होता है, हालांकि इसमें इस तरह के डिस्टिंक्ट कोन नज़र नहीं आते, एग्रीगेशन नहीं होता। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होगा इसका। तो ट्री और श्रब हैं तो दोनों ही फॉर्म हम देख चुके हैं पीछे, और क्योंकि ये झूलते हुए होते हैं वीपिंग टाइप की हैबिट इनकी होती है, क्योंकि इसमें जो ब्रांचेस होती हैं बहुत सिलेंडर होती हैं और जॉइंटेड होती हैं और सारी की सारी नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, तो इसीलिए झाऊ का पेड़ भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें सर्कुलर शीट भी नोट पे पाई जाती है, तो इसको जब कोई सर्कुलर शीट पाई जाए नोट पे तो उसको कहते हैं स्विच हैबिट। और ब्रांचेस इसमें ग्रुप्ड होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, और एरोमेटिक इसमें कभी कभी कुछ प्लांट होते हैं जैसे एलो कैजुराइना है वो एरोमेटिक प्लांट है। सीव ट्यूब प्लास्टिड जो है वो एस टाइप के होते हैं, तो ये तो सीव ट्यूब में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसमें एस टाइप इस तरह के कई एक टाइप हैं, तो उसमें ये एस टाइप है जो कि थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का माना जाता है। नोड्स यूनिलेकुनर होते हैं तो सिर्फ एक ही लेकुना होती है। रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें मिल जाते हैं, और टेनिन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ करेक्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और नोड्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा बहुत लोगों ने जो बायोटेक्नोलॉजी वाले उन्होंने काम भी किया हुआ है एलो कैजुराइना और कैजुराइना पे। हैबिट इसमें मोस्टली ट्री होते हैं, और बहुत कम जो हर्बेशियस फॉर्म का मतलब ये है कि जो इसमें स्टेम है वो हर्बेशियस होते हैं ना कि फॉर्म श्रबी होते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि वाइन्स में होते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारा स्टेम जो नोड है उनकी इंटर नोड है, तो नोड पे तो लीफ से निकल आती हैं जो कि स्केल लाइक होती हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, लेकिन बाकी सारा जो इंटरनोडल रीजन है वो ग्रीन है और इसी से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये स्टेम क्या होता है, हर्बेशियस होता है यहाँ पर। रूट टैप रूट होती है, डाइकॉट है तो टैप रूट होगी। स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, और ये जो है वो सारा कुछ जो मेन ट्रंक है वहाँ तक ट्रांसफ़र करता है, फोटोसिंथेसिस का जो भी मटेरियल बनता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है मेन ट्रंक की तरफ, और उसी से फिर प्लांट की लाइफ चलती रहती है। लीव्स हम देखें तो जिम्नोस्पर्मस नेचर हम शुरू से ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लीव्स वर्ल्ड होती हैं, और इसमें जो गिनती हो सकती है वो एक वर्ल्ड में 40 से 20 हो सकती हैं। स्केल लाइक होती हैं, कोनेट होती हैं, और फॉर्म करती हैं टूटेड सीड टाइप के स्ट्रक्चर को जो नोड पे पाया जाता है। स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये इंटरनोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है, यहाँ पर ये लीव्स बन रही हैं जो कि वर्ल्ड बनाती हैं, 4 से 20 हो सकती हैं। तो इस केस में ये 15 लीफ स्केल्स पाए जा रहे हैं पर नोट पर, और ये नीचे से कोनेट होती हैं, ऊपर से ये फ्री होती हैं, तो जैसे कि पेरिस्टोम होता है मॉसेस का लगभग वैसे ही स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी टूटेड होता है। तो इसमें 15 जो हैं वो हमें टूटेड स्ट्रक्चर मिल जाते हैं लीव्स के। और स्टेम बहुत चमकदार होता है, शाइनी होता है, ग्लॉकस स्टेम उसको बोलते हैं। ये एग्जांपल है कैजुराइना ग्लॉका का, क्योंकि इसमें स्टेम दूर से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम कैजुराइना ग्लॉका है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैटकिन होता है बेसिकली, और ये टिप पे पाया जाता है जो लेटरल ब्रांच होती हैं उसकी। तो इसमें भी अपीयरेंस वही होता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कौन मेल और फीमेल कौन पाइनस में बनते हैं, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उन पर, वैसे यहाँ पर भी बनते हैं। तो मेन ब्रांच पे कुछ नहीं बनता, लेटरल ब्रांच पे ये आप देख रहे हैं कि ये बन रहे हैं कैटकिन, और ये सारे ये ब्रैक्ट वगैरह नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये येलो कैजुराइना का फिगर है। फ्लावर्स देखें तो फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। प्लांट मोनोशियस और डायोशियस दोनों ही पाए जाते हैं, अलग अलग जनरा के हिसाब से एक्टिनोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, सॉलिटरी होते हैं इन द एक्सिल ऑफ ईच ब्रैक्ट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। तो ये अकेले होते हैं और सभी अपना अपना अलग अलग यहाँ पर उगते हैं।
एसोसिएटेड विद 2 ब्रैक्टियोल्स, और यहाँ पर जो ब्रैक्टियोल्स हैं उनकी गिनती 2 के आसपास हो सकती है जब कभी ऐसी कंडीशन होती है कि सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं। अदरवाइज अगर ग्रुप में हैं तो उसमें यहाँ ये कंडीशन नहीं पाई जाएगी। बात कर लेते हैं पेरियंथ की, क्योंकि इसमें सेपल्स और पेटल्स जैसे स्ट्रक्चर होते नहीं हैं, तो जो भी कुछ कवर करने वाला स्ट्रक्चर है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स को कवर करता है उसे पेरियंथ कहते हैं। तो फीमेल के केस में तो ये एब्सेंट ही होता है। और उसके बाद अगर हम देखें मेल में, तो मेल में ये वेस्टिजियल टाइप का होता है और 1 से 2 वेस्टिजियल स्केल इसमें पाए जाते हैं जो कि इंटरप्रेट किए जाते हैं अक्सर इनर बैक्टीरियल के तौर पर। तो ऐसा कुछ सेपल और पेटल जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, और जैसे हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म में कि वहाँ पर भी जो ब्रैक्ट स्केल होता है वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हमें मिलता है। तो जो आप अपीयरेंस यहाँ पर देख रहे हैं ये लगभग वैसे ही कोन की तरह ही लगता है जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इस पर्टिकुलर जो फैमिली है उसकी जिम्नोस्पर्म से मिलती जुलती होती है। एंडोशियम हम देखें तो एंडोशियम में सिंगल स्टेमन होता है, उसी से ही रिप्रेजेंट होता है ये एंथर। इसमें बाइथिकस होते हैं और बड में इनकर्व्ड होते हैं, वो ढाई लॉन्गिट्यूडनल होता है। पॉलन ग्रेन यूजुअली ट्राइपोरेट होते हैं। तो ये अलग से तो मिल नहीं पाया था, ऐसे कोई फिगर के फोटोग्राफी वाला मिल जाए तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ों को। तो ये आप फ्लावर्स को देख रहे हैं तो ये सिंगल आपको एक स्टॉक दिख रहा है और ये इसमें इसके लोब्स दिख रहे हैं, दो बाइटिकस है। तो यहाँ पर ऐसे दिख जाता है। उसके अलावा ये जो जब ये बन रहे होते हैं तब इस तरह से इसमें रेशे दिखाई पड़ते हैं, जब बन जाते हैं तो ये क्लस्टर इस तरह से बन जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं सब आपस में आके। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसको इनलार्ज करके देखा जाए तो ये आपको इसका स्टेमन का स्टॉक दिख रहा है, ये ब्रैक्ट दिख रहे हैं और ये इसमें हमें लोब दिख रही हैं एंथर्स की जो दो हैं। तो बाइथिकस लोब यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। उसी की टीएस यहाँ दिखाई पड़ रही है, तो ये भी आप देखें कि एक इधर है और एक इधर है, तो ये दो जो लोक्यूल्स हैं वो भी दिख रहे हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेजेनेसिस है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फीमेल पार्ट भी आप देख सकते हैं कि फीमेल पार्ट में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टाइल स्टिग्मा इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, कॉन्स्पिकुअस नहीं होती है। और इसमें भी जो ओवरी है वो क्योंकि ब्रैक्ट भी यहाँ पर नहीं होते, कोई कवरिंग भी नहीं होती, तो सीधे ऐसे ही आपको ये नेकेड टाइप की बाहर मिल जाती है। तो ये भी करेक्टर जो है वो जिम्नोस्पर्म के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो गायनोशियम में दो यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, ओवरी सुपेरियर होती है, बायलोकुलर होती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। और इसमें भी क्या है कि जो वन है वो बहुत छोटा होता है, वन जो कार्पल है बहुत छोटा होता है, रिड्यूस होता है, और ओवरी यूनिलोकुलर से ही दिखती है। ओव्यूल दो होते हैं लेकिन एक ही इसमें डेवलप होता दिखता है क्योंकि उसमें एक छोटा ही रह जाता है। ऑर्थोट्रोपस नेचर होता है तो ये भी प्रिमिटिव टाइप का करेक्टर हो गया। बाइटेगमिक होता है तो ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। और क्रैसी न्यूसिलेट होते हैं, तो जो क्रैसी न्यूसिलेट कंडीशन होती है जो कि अक्सर हम जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म में उसमें इस तरह से पाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो न्यूसिलस की कंडीशन है वो इसी तरह की दिखाई पड़ती है। स्टाइल शॉर्ट होता है और दो लीनियर ब्रांचेज इसमें हो सकती हैं। तो ये आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है फीमेल वाला, और उसमें जब सेक्शन हम काटते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। तो ये इसमें जो स्टाइल की बात हो रही है वो दिखाई पड़ रही है बाईपाल्टाइट टाइप की। और एलएस करेंगे तो ये यहाँ पर हमें ये जो ओवरी वाला हिस्सा है वो दिख रहा है और बाकी इसके साथ एसोसिएटेड हिस्से दिख रहे हैं। फ्रूट और सीड को हम देखें तो फ्रूट इसमें क्राउडेड होते हैं और एक साथ मिलकर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और हालांकि वो लगते कॉम्पैक्ट है लेकिन ऐसा नहीं कि जुड़े होते हैं। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें परसिस्टेंट ब्रैक्ट होते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। तो सब ये इंडिविजुअल है लेकिन बहुत पास पास हो गए, इसलिए से एक ही स्ट्रक्चर ये दिखता है। फ्रूट इंडेसेंट होते हैं, समारा टाइप के होते हैं, और इसमें दो वुडी ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पाइनस में हम पढ़ते हैं कि उसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो यहाँ पर भी लगभग ऐसी ही कंडीशन होती है। और ये जो खुलते हैं ये कैप्सूल की तरह एक ओपनिंग दिखाते हैं, उसमें उसी तरह खुल जाते हैं। सीड में स्टेट एम्ब्रियो होता है और कोई एंडोस्पर्म इसमें नहीं पाया जाता। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल हम देखें तो विंड पॉलिनेटेड होते हैं क्योंकि इसमें दो विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, समारा होते हैं, तो ये विंग जो है इनको दूर दूर तक ले जाते हैं हवा के ज़रिए। और फ्रूट जो हैं वो भी इसमें विंड के द्वारा ही डिस्पर्स होते हैं। तो ये आप देख लीजिए ये सब इंडिविजुअल थे लेकिन ये खुलते हैं कैप्सूल टाइप फॉर्म में
और खुलने के बाद यहाँ से ये सीड बाहर आ जाते हैं। तो ये सब इंडिविजुअल होने के बावजूद भी इतना कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए ये कोन जैसा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। स्पेसिफिक एनाटॉमी स्टेम की देख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो कि बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको हम देखना ज़रूरी बात हो जाती है। तो एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो स्टेम में रिजेस और ग्रूव होती हैं, जो कि एक जिम्नोस्पर्मस करेक्टर की तरह दिखाई पड़ते हैं। क्यूटिकल थिक होती है, स्टोमेटा भी संकन होता है जैसे वहाँ पर भी पाया जाता है। और जो उसमें जो संकन स्टोमेटा उसमें लॉन्ग हेयर पाए जाते हैं। तो पाइनस को अगर आप याद कीजिए तो वहाँ पर भी इसी तरह की कंडीशन होती है। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू होते हैं और ग्रीन पैलिसेड पेरेन्काइमा भी होता है रिजेस में। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हम पाइनस की यंग शूट की सेक्शन काटते हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। वैस्कुलर बंडल जो है इसमें 2 अल्टरनेट रिंग में होते हैं, तो ये एक इसका अपना पॉइंट है। वुड जो है इसमें वेसल होती हैं, ट्रैकिया भी होती हैं, फाइबर्स भी होते हैं, पेरेन्काइमा भी होते हैं। अगर ये वेसल ना होती तो जहाँ तक ये भी जिम्नोस्पर्म में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एंजियोस्पर्म में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये मेल और फीमेल प्लांट आप देख सकते हैं। ये मेल प्लांट आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जो ये बन रहे हैं कैटकिन लाइक बन रहे हैं, पतले पतले हैं। और यहाँ पर ये फीमेल हैं जो कि बड़े बड़े और मजबूत कोन बना रहे हैं। तो इसमें जब ब्रांचेस ये मैच्योर होने लगते हैं तो ऑरेंजिश हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये मैच्योर होते हैं तो ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो दूर से देखकर ही हम बता सकते हैं कि प्लांट ये फीमेल है या मेल है। और जब कभी ये फीमेल प्लांट दिखाई पड़ते हैं और मेल ना दिखाई पड़े, तब ज़्यादा धोखा होता है कि ये कोई जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। अगर इतना दिख रहा है तो तब तक तो गड़बड़ नहीं होती, अगर थोड़ी भी जानकारी हमें है। लेकिन अगर सिर्फ फीमेल प्लांट दिख रहा है तो उसमें जिम्नोस्पर्म का धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं और जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये तो हैबिट बन गया। इसमें ये जो फ्रूट्स हैं वो बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर की तरफ ये मेल इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है। तो अगर डायोसिस कंडीशन है तो इस तरह का हमें दिखेगा, नीचे की तरफ फीमेल और ऊपर की तरफ मेल दिखेंगे, जैसे कि हमने यूफोरबिएसी में भी पढ़ा था। उसके अलावा स्टेम का पोर्शन है जिसमें आपको वर्ल ऑफ लीव्स दिखाई पड़ रहा है नोट के ऊपर, और बाकी इंटरनोडल रीजन जो ग्रीन होता है फोटोसिंथेटिक होता है। ये आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई पड़ रहा है पिस्टलेट टाइप का, और ये बहुत कलरफुल, ये जितने भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये बहुत कलरफुल होते हैं एलो कैजुराइना में। उसके बाद आप ये यहाँ पर फीमेल पार्ट देख रहे हैं, तो इसमें कोई ब्रैक्ट वगैरह होता नहीं, ओवरी होगी नीचे की तरफ। नीचे ये छोटे छोटे बहुत से अलग से ब्रैक्टियोल टाइप के हो सकते हैं, वो भी सब में नहीं होते। और ये स्टाइल होती है जो कि ये बाइफिट टाइप की होती है। तो ये स्टाइल बहुत छोटी हो गई, उसके बाद जो स्टिग्मा है वो 2 बड़े बड़े भागों में बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फीमेल का दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जो मेल वाला प्लांट है इसमें ये सभी अपने आप में इंडिविजुअल फ्लावर हैं। अब ये बहुत कॉम्पैक्ट ग्रो करते हैं, इसलिए सब एक साथ कैटकिन में हमें दिखाई पड़ते हैं और फिर ये फ्रूट है। इसी के साथ में हम देखें जो इसके फ्लोरल फार्मूला है, तो अगर फीमेल फ्लावर का देखें तो इसमें जो अगर उन प्लांट्स की बात करते हैं जैसे कैजुराइना इक्विसिटी फोलिया इक्विसिटम की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम इक्विसिटी फोलिया है। तो इस केस में इसमें जो फीमेल प्लांट होता है इसमें ये ब्रैक्ट पाया जाता है और ये 2 ब्रैक्टियोल पाई जाती हैं। तो आप BR लिखेंगे, BRL लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें जो एक्टिनोमॉर्फिक नेचर है वो बना देंगे। उसके बाद आप इसमें जो टेपल वगैरह हैं उनको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कुछ है नहीं इसमें। और जो एंडोशियम है उसको भी 0 लिखेंगे। जो गाइनोशियम है उसमें ये क्योंकि बाइकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी होती है तो वो बना देंगे। ये यहाँ पर इस तरह से शो होगा क्योंकि एक बहुत छोटा हिस्सा हो जाता है, एक कार्पल बहुत रिड्यूस हो जाता है और एक कार्पल ही आगे ग्रो करता है, इसलिए ये छोटा और ये बड़ा बना हुआ है। तो ये हो जाती है फीमेल का डायग्राम की बात। और मेल में हम जब देखते हैं तो मेल में भी हम जो बनाएंगे उसमें ये जो ब्रैक्ट की शीट है वो बना देंगे। तो ये आप जितने भी बना सकते हैं, ये 5 6 के आसपास हैं, तो ये 6 बना दिए। उसके बाद आप जो इसमें पेरियंथ की लोब है वो यहाँ पर बनानी पड़ेंगी सभी के नीचे एक एक। और उसके बाद इनके किनारे किनारे ये ब्रैक्टियोल बनाने पड़ेंगे। तो ये जैसा ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें नहीं थी, पेरियंथ नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। लेकिन यहाँ पर पेरियंथ होता है जैसा शुरू में हमने देखा था। तो ये पेरियंथ बनेगा, उसके बाद हम यहाँ पर जो इनकी लोब्स वगैरह हैं वो हम दिखाएंगे। और ये अपने आप में एक सिंगल सिंगल सभी मेल फ्लावर के हैं। तो ये पूरा एक कंडेंस फॉर्म है, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, ना कि फ्लावर का डायग्राम है। तो फ्लावर का तो सिर्फ इतना होगा, लेकिन क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस में ही हमें ये मिलता है, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो हमें यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस बनाना पड़ता है। इस वजह से हम यहाँ पर कोई फ्लोरल फार्मूला अगर नहीं भी लिखते हैं और ये डायग्राम बना देते हैं तो अपना आंसर पूरा ही माना जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखें तो
वुड जो है इसकी कई कई एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि कोनीफर्स की तरह होती है, तो कोनीफर्स में भी वुड की वैल्यू बहुत है, तो ये भी बहुत वैल्यूबल होती है फर्नीचर के बनाने के लिए। कैजुराना इक्वेसिटिफोलिया जो है, इसमें रेड बीफ वुड इसको कहा जाता है प्लांट को। लाल रंग की लकड़ी इसमें से निकलती है, और लाल रंग का जो इसमें ब्रांच जो मेन ट्रंक होता है वो भी रेडिश होता है, इसलिए ये ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पर लोग इसे लगाते हैं अपने बाग बगीचों में। अब आती बात फाइलोजेनी की, तो फैमिली जो है मोनोफाइलेटिक है, और 4 जनरा इसमें रिकॉग्नाइज जो थे किए गए थे इंडिपेंडेंट, और कभी जो है वो कैजुराइना के साथ में भी उसको जोड़ा गया था। फैमिली को ये माना जाता है कि ये हेमिलिड कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, और इसको जो है वो फ़िलहाल जो डेलग्रीन के मुताबिक उन्होंने उसके रोजलिन कॉम्प्लेक्स जो रोजनी है उसमें डालने की कोशिश की थी, थॉर्ने ने भी रोजडी में इसको डाला था, और ये माना था कि ये ऑर्डर इसका अपना इंडिविजुअल होना चाहिए कैजुराइनल्स। लेकिन बाद में इसको एपीजी वगैरह और जो दूसरे लोग थे जैसे कि थॉर्ने थे, तो उनकी संतुति पे इसे हेमिलिडी में ही शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद इसको ऑर्डर उस वक्त दे दिया गया ब्यूटेरेल्स। तो 2003, 2006 और 2007 के हिसाब से ये ब्यूटेरेल्स ऑर्डर में रहा। फिर एपीजी 2 और एपी वेब ने इसको इंक्लूड किया फैगेल्स ऑर्डर में, और ये फैगेल्स ऑर्डर यूरिसिड्स के अंतर्गत आता था। तो कुल मिला के ये बात हुई कि इसको शिफ्ट कर दिया गया हेमेलिडेसी फैमिली जो थी इसके साथ में फैगेल्स जो पहले कैजुरेनियल्स ऑर्डर में थी हेमेलिडेसी फैमिली, उसको हटा दिया गया और उसको इससे बिल्कुल अलग करके सेक्सीफ्रेगेल्स ऑर्डर में डाल दिया गया। और ये माना कि फैगेल जो है वो कोर ऑर्डर की तरह है, और जितने भी एंग्लेरियन और एमेंटिफेरी के जैसे प्लांट हैं जो कि पुराने क्लासिफिकेशन में दिए हुए थे, उनको उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बोला कि इसको डिमोलिश कर लिया जाए, और नए क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत इनको जो यू डाइकॉट्स हैं उनमें डाला जाए, और जितना भी अनरिलेटेड है उसको इससे हटा दिया जाए। फिर उसके बाद जो फैमिली कैजुरेनेसी थी वो एक बार कंसिडर हो गई, ये मान के कि मोस्ट प्रिमिटिव डाइकॉट के अंतर्गत आती है ये, क्योंकि बहुत से करेक्टर जिम्नोस्पर्म से मिलते थे और एफिड्रेसी की तरह थे, तो ये कहा गया कि इसका जो डेरिवेशन है वो एफिड्रेसी फैमिली जो जिम्नोस्पर्म की थी उससे हुआ होगा। द स्टडी ऑफ वुड एनाटॉमी एंड फ्लोरल एनाटॉमी हैव शोन दैट इट इज़ सफिशिएंटली एडवांस। लेकिन फिर वुड की एनाटॉमी हुई तो जैसे मैंने दिखाया था कि वेसल्स इसमें बाकायदा जो बनती हैं जैसे एंजियोस्पर्म में वैसे थी, और फ्लास कंडीशन भी वैसी नहीं थी, वो अपेयर ज़रूर हो रहे थे उस तरह के, लेकिन उससे बिल्कुल फ़र्क थी। और इसकी वजह से फिर इसको ये माना गया कि इसमें रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया फ्लोरल स्ट्रक्चर में, अदरवाइज़ जो करेक्टरिस्टिक हैं वो एंजियोस्पर्म की तरह ही हैं, और इसको इसमें अगर हम ये माने कि ये मोस्ट प्रिमिटिव है तो ये गलत हो जाएगा। द जीनस वॉज स्प्लिट इंटू 4 जनरा इंडिकेटेड अबव। तो जो जनरा आपने अभी चारों पढ़े थे उसमें देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्टोमा था जिसकी फिगर भी दिखाई थी, उसको ये माना जाता है कि ये बहुत ही प्लियोमॉर्फिज्म दिखाने वाला फीचर है जनरा है, जिसमें बहुत से ऐसे फीचर हैं जो कि हमें दिखते हैं कि वो अपना जिम्नोस्पर्म के आसपास जाता है। इसी तरह से एलो कैजुराइना और कैजुराइना और स्पैथो स्टोमा, ये सारे जो 4 जनरा थे, इन चारों जनरों को ये माना गया कि इनके करेक्टरिस्टिक ज़रूर अपीयरेंस में हमें जिम्नोस्पर्म की तरह दिखते हैं, लेकिन वुड एनाटॉमी है, फ्लोरल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिम्नोस्पर्म से इसको बिल्कुल अलग कर देती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि ये मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली जिम्नो डाइकॉट की होना चाहिए, क्योंकि डाइकॉट में हमने देखा है कि जो निम्फिएसी है उसको हम मोनो जो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मानते हैं, ना कि इसको मानते हैं। तो इस तरह से कभी ये सवाल आ जाए कि इतने करेक्टर जिम्नोस्पर्म की तरह मिलते हुए हैं इस फैमिली में, लेकिन हम इसे मोस्ट प्रिमिटिव क्यों नहीं मान रहे हैं, तब फिर आपको ये सारी जवाब दे सकते हैं और वहाँ पर अपना आंसर अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ में ये भी जो फैमिली थी कैजुराइनेसी ये भी ख़त्म होती है, और जैसा हमेशा होता है कि कुछ रेफरेंसेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दिए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अब जो आपके कोई सवाल तो हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।